गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे बोर्ड में लिखा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, अर्थात लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का यूज किया जाता है। मतलब जो जैसे यहाँ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, तो उसको यूज किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G। तो हम यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम एक अभिकारक है, तो इसमें भौतिक अवस्था क्या है? मैग्नीशियम एक सॉलिड है, तो यहाँ S आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन एक गैस है, तो यहाँ भौतिक अवस्था G दर्शाएंगे। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड रूप में है, तो इसको S से दर्शाएंगे। तो दोस्तों यहाँ कुछ समीकरण है जो संतुलित नहीं है, तो इसे हम क्या समीकरण कहेंगे? कंकाली समीकरण। तो इसको संतुलन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 लगा देंगे और ये हो गया समीकरण संतुलन। यदि आप लोगों को समीकरण संतुलन करते नहीं आता तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख के समीकरण संतुलन करना सीख जाएंगे। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर 2 होते हैं, और फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे जिसमें 4 होते हैं। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर इसका एकल ही उत्पाद बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कोयले का दहन, जिसमें CO2 एक अभिकारक है और उत्पाद इसमें CO2 है, एकल उत्पाद है, एकल उत्पाद। तो ये जैसे लिखा है, इस अभिकारक में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और दूसरा उदाहरण देखेंगे जल का निर्माण। यहाँ भी 2 उत्पाद हैं और एकल H2O का निर्माण किया। तो यहाँ देख रहे हैं S लिखा है, इसमें G लिखा है, इसमें G। तो ये भौतिक अवस्था है। C का सॉलिड है तो S, ऑक्सीजन गैस है तो G, CO2 गैस है तो G। उसके बाद जल का निर्माण, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस और H2O लिक्विड है, अर्थात पानी है। पर यह समीकरण संतुलन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? H के पहले 2 लगा देंगे और यहाँ 2, समीकरण हो गया संतुलन। यदि समीकरण संतुलन करते नहीं बनता तो मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आप देख के समीकरण संतुलन करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे लिखा है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर CaO प्लस CO2 गैस का निर्माण होता है। तो इससे पहले हम देखे थे कि 2 अभिकारक टूटकर एकल ही उत्पाद बनाता है, लेकिन उससे उल्टा यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही अभिकारक से टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो हम उदाहरण में समझ गए, चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना है, उसके बाद एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और फिर प्रकाशीय वियोजन। तो ये ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, क्योंकि इसको ऊष्मा द्वारा तोड़ा जाता है। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है,
अभिकारक को ऊष्मा द्वारा विभोजन किया जाता है, अर्थात ऊष्मा द्वारा ऊष्मा देकर उसे तोड़ा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है में है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका सूत्र क्या है COCO3। उसके बाद यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है तो CaCO, उसके प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अभिकारक है, जो अभिकारक है वो ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जा रहा है, तो इससे दो उत्पाद प्राप्त हुए। तो यह जिसको ऊष्मा द्वारा तोड़ा जाता है उसे ऊष्मीय विभोजन कहते हैं। उसके बाद बी नंबर में है वैद्युत विभोजन। तो ये क्या चीज है, अभिकारक को विद्युत धारा द्वारा विभोजन किया जाता है, अर्थात विद्युत धारा देकर उसे तोड़ा जाता है। जैसा यहाँ H2O है तो इसको विद्युत धारा से तोड़ा गया तो क्या निकला 2H प्लस O2, अर्थात हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो क्या है, कारक को विद्युत धारा देकर तोड़ा जाता है, उसे विद्युत विभोजन कहते हैं। उसके बाद फिर तीसरा है सी नंबर पे प्रकाशीय विभोजन। यह सूर्य की उपस्थिति में विभोजन किया जाता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे तोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल पे है सिल्वर क्लोराइड, इसे सूर्य के प्रकाश में तोड़ा गया तो 2Ag प्लस Cl प्राप्त हुआ, अर्थात सूर्य के प्रकाश से इसे तोड़ा गया तो 2Ag प्लस Cl प्राप्त हुआ। तो इसे प्रकाशीय विभोजन कहते हैं। प्रकाशीय विभोजन किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विभोजन किया जाता है, उसे प्रकाश विभोजन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के तीसरा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार में है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे लिखा है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले उत्पाद को या कम क्रियाशील वाले यौगिक को विस्थापित कर देता है या हटा देता है उसके जगह से। तो जैसे एग्जांपल में है यहाँ Fe, उसके बाद Fe है प्लस COSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ क्या हो रहा है, Fe एक अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करता है, FeCuSO4 में Cu कम क्रियाशील धातु है, तो Fe क्या करेगा, इसको इसके जगह से भगा देगा, Fe यहाँ आ जाएगा, जैसे इधर लिखा है FeSO4। उसके बाद क्या हुआ, FeCO को भगा देगा, तो ये कैसा क्या हो जाएगा फिर FeSO4, तो ये यहाँ लिखा गया। उसके बाद प्लस, तो Cu बेचारा क्या करेगा, अकेला बच गया तो साइड में चला जाएगा। तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अर्थात उसके स्थान से उसे भगा देता है, तो वे विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में तत्व के दो बार विस्थापित किया जाता है, अर्थात दो बार इधर उधर फेंक फाक किया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, तो ये अधिक क्रियाशील है नाइट्रोजन से, तो इसको इधर फेंक देगा और फिर इसके जगह में बेरियम आ जाएगा और नाइट्रोजन फिर यहाँ चला जाएगा। क्या हुआ, BaCO4 प्लस 2NaCl। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अर्थात इस अभिक्रिया में तत्व को दो बार विस्थापित किया जाता है। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पांचवा प्रकार। तो इसमें क्या है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होते हैं, वो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला है उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना अब उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या हुआ, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, अर्थात
ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, तो ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास, या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों होगा तो भी उपचयन अभिक्रिया होगा। अब हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या है? पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होना, अर्थात हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ एग्जाम्पल में हम देखते हैं CuO प्लस H2 एरो Ca प्लस H2O। तो यहाँ हम देखते हैं CuO में यहाँ से क्या हुआ? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, अर्थात ये क्या हुआ? ऑक्सीजन ह्रास हुआ, तो यह घटा, तो अपचयन अभिक्रिया हुआ। पर यहाँ क्या हो रहा है? H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हुआ? उपचयन अभिक्रिया। अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे? CuO में Ca में ऑक्सीजन घटा, ये Cu है, तो Cu में ऑक्सीजन घटा, अर्थात ये अपचयन अभिक्रिया। और फिर H2 में O जुड़ा, तो ये उपचयन। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो बोलोगे ये अपचयन अभिक्रिया भी है, उपचयन अभिक्रिया भी है, अर्थात ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, जिसमें पहला है संक्षारण। जिसे लिखा है जो धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित होता है, अर्थात जंग लगता है। संक्षारित होना यानी जंग लगना, मतलब क्या है? धातु जब आर्द्रता वायु पानी अम्ल के संपर्क में आता है तब वह धातु संक्षारित होता है, खराब होता है, जंग लगता है। तो जिसमें एग्जाम्पल में दिया है पहला, लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में लोहे यदि बाहर रहता है तो उसमें पानी वायु आर्द्रता अम्ल सबके प्रभाव के कारण वह जंग लग जाता है। दूसरा है चांदी पर काली परत। आपने आभूषणों में ज्यादातर देखा होगा कि जैसे वो पुराना होने लगता है तो उसमें चांदी की काली परत चढ़ने लगते हैं। उसके बाद तीसरा उदाहरण तांबे पर हरी परत। बिजली के तार जो होता है वो भी पुराना हो जाता है, उसके ऊपर एक हरी परत चढ़ने लगती है, तो भी एक संक्षारण का उदाहरण, संक्षारित या संक्षारण का उदाहरण है। क्षारण किसे कहते हैं? जो धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल के संपर्क में आकर खराब हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, जंग लग जाता है, उसे क्षारण कहते हैं। देखेंगे अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव में दूसरा विक्रयगंधिता। विक्रयगंधिता क्या होता है? वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर अपचायित हो जाता है, अर्थात सड़ गल जाता है, जिसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा घर में खाना या कुछ फल वाली सब्जी होता है, जो खाद्य पदार्थ हैं, उसे खुला छोड़ देते हैं या 1-2 दिन हो जाता है, तब उसमें कुछ अलग प्रकार का गंध आने लगता है। जब आप सूंघोगे तो पता चल जाएगी कैसा गंध आता है, तो उसे हम विक्रयगंधिता कहते हैं। उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे विक्रयगंधिता कहते हैं। आपने देखा होगा दुकान में जो पैकेट में मिठाइयाँ आती हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे वह खराब नहीं होता, वो 1-2 साल तक या 30 दिन तक वो सुरक्षित रहता है, उसमें कोई खराबी नहीं होता। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिकारक का प्रकार तापमान के आधार पर, जिसमें पहला है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया।
तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? जिन अभिकारक में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम CH4, यह एक मीथेन गैस प्राकृतिक गैस है। उसके बाद मीथेन के बाद ऑक्सीजन, एरो, CO2 प्लस ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। तो यहाँ क्या हुआ, दो अभिकारक के आपस में क्रिया होने पर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। अर्थात जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये तापमान के आधार पर दूसरा प्रकार ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? ऊष्मशोषी अभिक्रिया में जिन अभिकारकों में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। क्या? ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तोड़ने के लिए। तो इसमें उदाहरण में हम लिए हैं वियोजन अभिक्रिया के तीनों प्रकार के उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं। तो उसमें वियोजन के उदाहरण लिए हैं। तो यहाँ क्या है? CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, तो यहाँ ऊष्मा के द्वारा तोड़ा गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल नया है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टूडेंटों को जोड़ें और फिर चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।